जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 एमपी बोर्ड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक। धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? धनात्मक सहसंबंध का अर्थ है कि दो चर, मान लीजिए कि टेम्परेचर है और आइसक्रीम की मांग है। यदि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आइसक्रीम की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो दोनों के मध्य जो संबंध है वो धनात्मक है। धनात्मक क्यों है? क्योंकि दोनों के मध्य एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी, तो दोनों के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। तो एक ही दिशा वर्ड आपको याद करना है। जब दो चर मानों, ये दो चर मान है, दो चर मानों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे गर्मी बढ़ने पर आइसक्रीम की मांग में वृद्धि होती है। सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। सहसंबंध की परिभाषा है किंग के अनुसार कि सहसंबंध दो समूहों के बीच कार्यकरण संबंध को बताता है। अब कारण क्या है? टेम्परेचर का बढ़ना। परिणाम क्या है? आइसक्रीम की मांग में वृद्धि होना। यानी दोनों कार्यकरण संबंध को किसने बताया? सहसंबंध ने बताया। तो सहसंबंध क्या करता है? दो समूह के मध्य कार्यकरण संबंध को बताता है। समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य जो है उसकी गणना का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये आपके एक्स हैं, इनका योग क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स और अपॉन एन, इसमें हम एन का भाग देंगे तो 6.22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एन का अर्थ होता है कि ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या है। तो एन क्या हो गया? 9। और सिग्मा एक्स क्या होता है? इनका जोड़ कर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 6.22 समांतर माध्य आएगा। समांतर माध्य के दो दोष लिखिए। तो समांतर माध्य का दोष है कि इसे पहला तो इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो अवास्तविक या हास्यास्पद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 परिवार हैं, इनमें 2, 3 और 5 बच्चे हैं, तो इनका हम औसत कैसे निकालेंगे बच्चों का? इसमें 3 का भाग दे देंगे क्योंकि ये 3 परिवार के बच्चे हैं, तो आंसर आएगा हमारा 3.33 बच्चे। तो क्या 3.33 बच्चे हो सकते हैं? बच्चे तो 3 ही हो सकते हैं, आधा बच्चा तो हो नहीं सकता। तो इसके निष्कर्ष कभी कभी क्या होते हैं? अवास्तविक होते हैं। निरीक्षण द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं। जैसे मध्यिका है, जैसे 1 2 3, मध्यिका में हम देख के बता देंगे कि बीच की संख्या क्या है? 2 है। लेकिन समांतर माध्य इन तीनों में से क्या है ये देखकर बताना संभव नहीं है। इसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ ही करना पड़ेगा। तो निरीक्षण द्वारा इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह इसका दोष है। अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? अपरिष्कृत का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप जनगणना करने जाइए अपने क्षेत्र की, तो आपको जो भी आंकड़े मिले आपने वैसे ही लिख लिए, उनको प्रोसेस नहीं किया, संक्षिप्त नहीं किया। यानी जैसे मान लीजिए आपको महिला, पुरुष, बच्चे, जो भी आंकड़े मिले आप इकट्ठे उनको लिखते गए, आपने अलग अलग नहीं किया, तो वो क्या होंगे? अपरिष्कृत आंकड़े। यह अति विशाल होंगे क्योंकि आपने सबकी संख्या अलग अलग लिखी है कि एक घर में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, दूसरे तीसरे, और इन्हें संभालना भी कठिन होता है। तो अपरिष्कृत आंकड़े कच्चे आंकड़े होते हैं जो आप अनुसंधान करके लेकर आते हैं। ये अव्यवस्थित और विशाल होते हैं। अब परिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं? परिष्कृत आंकड़े जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। आप जनगणना करके जो आंकड़े लेकर आए थे, अब आपने क्या किया? उन आंकड़ों को 3 भागों में वर्गीकृत करके लिख दिया। एक तो पुरुष, महिला, बच्चे, और उनकी केवल आपने संख्या लिखी। यहाँ आपने हर परिवार की अलग अलग लिखी थी, यहाँ आपने क्या किया? टोटल संख्या लिख दी। तो ये व्यवस्थित हो जाएंगे, संक्षिप्त हो जाएंगे और इनको संभालना भी
सरल होगा। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो पाठ होता है, जैसे मेरी कक्षा में 70 बच्चे हैं, एक पाठ में हम पढ़ते हैं ना ऐसी सीधी सीधी लाइन, उन्हीं के बीच में कोई आंकड़ा दे दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण में पाठ में ही आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। सारणियन के 2 लाभ बताइए। देखिए, आपने अपने स्कूल की मार्कशीट देखी होगी, तो आपके जो मार्कशीट होती है उसमें क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं और उनके मार्क्स होते हैं। तो सारणियन से क्या होता है, ये क्या हो गई आपकी सारणी। सारणी से सूचनाएं बोधगम्य में आपको स्पष्ट हो रहा है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है, आपको सभी विशेषताएं स्पष्ट भी हो रही हैं कि किस विषय में कितने नंबर। संक्षिप्त, आपको सारणियन के द्वारा जो बहुत सारी अंक होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। विविक्त चर क्या है? विविक्त चर का अर्थ होता है कि जिसका कोई निश्चित मान हो, जैसे छात्रों की संख्या निश्चित होगी, परिवार के सदस्यों की संख्या निश्चित होगी, ये दशमलव में नहीं हो सकते, तो इनका निश्चित मान होता है। समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी पद मूल्यों का योग, एन मतलब पद मूल्यों की संख्या। संतत चर क्या है? संतत चर का अर्थ होता है कि कोई भी संख्यात्मक मान, जैसे 1, 2, यानी ये पूर्णांक में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। तो संतत चर क्या होता है, यह कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। मध्य मूल्य से क्या आशय है? मध्य मूल्य का मतलब होता है कि कोई आपको वर्ग दिया हुआ है, उसका यदि आपको मध्य मूल्य निकालना है, MV यदि निकालना है, तो MV का फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2। यानी जैसे 10 और 20 वर्ग है, तो L1 होगा आपका 10 और L2 होगा 20। 10 और 20 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसमें भाग देंगे किसका, 2 का भाग देंगे। तो 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। यानी ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत, औसत मतलब हम 2 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब औसत निकालना, को मध्य मूल्य कहा जाता है। निचली सीमा और उचली सीमा के औसत। या आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मध्य मूल्य क्या होता है, L1 + L2 अपॉन 2। यानी किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग में 2 का भाग देने पर MV यानी मध्य मूल्य प्राप्त होता है। तो ये आप फॉर्मूले से भी इतना याद रख सकते हैं। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है कि ऐसी कोई भी क्रिया जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हो और उसमें सीमित संसाधनों का उपयोग हो। मानवीय आवश्यकता, जैसे आपको भूख लगी है और आपने जो है कोई भी फल पैसे देकर फल खा लिए, तो इससे आपकी भूख की आवश्यकता संतुष्ट हुई। और धन क्या है, सीमित संसाधन है, धन से आप फल भी ले सकते थे, सब्जी भी और कोई चीज़ भी। तो वह सारी क्रियाएं जिनमें हमारा सीमित संसाधन यानी धन का उपयोग होता है और हमारी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया का संबंध मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। फिर अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। जैसे कपड़ा कम उपयोगी था, हमने शर्ट बना दी तो अधिक उपयोगी हो गए। तो कपड़े से शर्ट बनाना क्या हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन करना हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक जो है किसी श्रेणी में, श्रेणी का अर्थ होता है जैसे ये एक श्रेणी है और ये एक श्रेणी है, किसी श्रेणी में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे ये एक श्रेणी है, इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, 2 आया है, तो बहुलक क्या होगा, 2। यानी जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है तो क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। फिर आपको क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। ये आपको अंक दिए गए हैं, इनको पहले तो आप सीरियल नंबर डालेंगे और फिर आप एक्स डालेंगे। ये एक्स में आपकी जो संख्याएं ये दी गई हैं, इनको हमने क्या किया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं इनको हम छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। सबसे छोटी संख्या है 1, 1 से बड़ी है 3, 3 के बाद ये 4, तो छोटे से बड़े के क्रम में हम इन्हें अरेंज करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे n+1/2। n का अर्थ होता है ये कितनी संख्याएं हैं, 9, तो n कितना हो जाएगा, 9। 9 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2, तो ये आ जाएगा 5। 5 का मतलब है पाँचवा पद। पाँचवा पद जो है उसके सामने का पाँचवा पद, इसके पद के सामने, पाँचवें के सीरियल नंबर के सामने का पद मूल्य क्या है, 6, तो पाँचवें पद और इसके सामने का पद मूल्य 6 क्या है, माध्यिका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी जो होती है उसके 2 अर्थ होते हैं। सांख्यिकी का पहला अर्थ है समंक, मतलब सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि क्या होती है, सांख्यिकी के 2 अर्थ हैं। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि का अर्थ होता है कि जैसे आपकी क्लास टीचर क्या करती हैं, आपकी मार्कशीट बनाने के लिए पहले तो सारे जो टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, उनसे समंकों का संकलन करती हैं, आंकड़ों को एकत्रित करती हैं। फिर एकत्रित आंकड़ों का संगठन यानी उनको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बांटती हैं, वर्गीकरण करती हैं, सारणी। इसके बाद फिर उनको सारणी में लिखती हैं यानी प्रस्तुत कर देती हैं अच्छे से। इसके बाद फिर आप परसेंटेज वगैरह निकाल के विश्लेषण किया जाता है या निर्वचन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि आपके 90% है यानी आपका शैक्षणिक स्तर अच्छा है। तो ये सांख्यिकी विधि में आता है समंकों का संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। और बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, समंकों से होता है बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ। फिर समंक किसे कहते हैं, तो समंक जो होते हैं वो संख्यात्मक तथ्य होते हैं। समंक क्या होते हैं, संख्यात्मक तथ्य, यानी जिन तथ्यों को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं वे ही समंक होते हैं। जैसे छात्र के 90% अंक आए तो 90% क्या हो गया, समंक हो गया। तो समंक संख्यात्मक तथ्यों के समूह है जिनसे सार्थक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सार्थक निष्कर्ष का मतलब होता है कि जब हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं और हमने पता चला कि बच्चे के 90% बने, तो हमने सार्थक निष्कर्ष निकाला कि बच्चा भविष्य में क्या है, किसी अच्छे पद पर होगा क्योंकि इसके परसेंटेज क्या हैं, अच्छे हैं। आप सांख्यिकी का अध्ययन करना क्यों चाहते हैं। देखिए, सांख्यिकी जो है उसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्योंकि सांख्यिकी के अध्ययन से हमारे व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। आप सांख्यिकी विषय पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान और अनुभव मिल ही रहा होगा। दूसरा, सांख्यिकी का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो धन है वो क्या है, सीमित है संसाधन, और उनका हम
सबसे अच्छे तरीके से उपयोग तब कर सकेंगे जबकि हम सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। वितरण से क्या आशय है? अब क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये सब मिलकर क्या करते हैं? उत्पादन कर लेते हैं। सब ने मिलकर उत्पादन किया। अब ये जो उत्पादन हुआ वो इन सब के मध्य क्या होगा? सबका हिस्सा, सबको इसमें से हिस्सा मिलेगा। तो सबके मध्य हम इसको जब बांटेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वितरण। तो वितरण क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादित धन को उनके ही मध्य बांटने की आर्थिक क्रिया को वितरण कहा जाता है। यानी जो धन उत्पादित हुआ उसको हमने उत्पादन के साधनों में बांट दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? वितरण कहेंगे। प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली में की प्रयोग विधि हम देखें तो पहले अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची में क्या होता है कि जो अनुसंधान करता होता है, जैसे एक जनगणना अधिकारी आपके घर आया तो वो क्या कहलाएगा? अनुसंधान करता। और आपने क्या किया? उसको उत्तर दिया जो भी उसने पूछा, तो आप क्या कहलाएंगे? सूचना दाता। तो अनुसूची में जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं आपके पास एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चन की सूची लेकर आता है और वह आपसे प्रश्न पूछता है और उसके बाद उसमें भरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुसूची। इसके बाद प्रश्नावली में क्या होता है? प्रश्नावली में जो अनुसंधान करता है वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि डाक द्वारा आपके पास जो भी सूचनाएं प्राप्त करना है वे आपके पास डाक द्वारा भेज दी जाती हैं और जब आप उनके उत्तर दे देते हैं तो आप वापस सूचना अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रश्नावली में क्या होता है? डाक का प्रयोग करके प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रश्न पूछकर उत्तर लिखे जाते हैं। सूचनादाता से संपर्क। जब अनुसूची होती है उसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही जाता है तो सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है, और अनुसूची में हम डाक द्वारा भेजते हैं इसलिए प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। अध्ययन का क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमारे अध्ययन का क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि तब हम एक एक व्यक्ति के पास जा सकते हैं। जबकि प्रश्नावली का उपयोग हम कब करते हैं? जबकि अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, हम सब व्यक्तियों से संपर्क ना कर पाएँ तो हम डाक द्वारा सूचनाएं मांग लेते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। एक अच्छी प्रश्नावली जो होती है उसके प्रश्नावली क्या होती है पहले हम ये देखें। प्रश्नावली में एक जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो एक प्रश्नावली बनाता है और उसको जो है डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेज देता है। उत्तरदाता जो है इसके उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। इसके क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं? पहला तो विशाल समूह से सूचनाएं प्राप्त। उत्तर देने वाले यदि बहुत अधिक लोग हैं तो सबको हम प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर आसानी से सभी से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त करना, यानी उत्तरदाता यदि अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो हम सबको सूचनाएं डाक द्वारा भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत सूचनाएं प्राप्त। यदि हमें बहुत अधिक क्वेश्चन पूछना है तो प्रश्नावली में हम सारे क्वेश्चन लिखकर बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए कि सूचना जो हमें प्राप्त करना उसका क्षेत्र व्यापक है तो हम व्यापक क्षेत्र से भी सूचनाएं प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में अंतर। प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, मतलब नए होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो होते हैं वो एक बार जो सांख्यिकी इसके अध्ययन क्षेत्र से गुजर चुके होते हैं। प्राथमिक समंक समझिए कि आपसे कहा जाए कि आप अपने क्षेत्र की जनगणना कर लाइए, तो ये क्या है? प्राथमिक समंक।
द्वितीयक समंक क्या है कि आपने जनगणना की, किसी दूसरे ने अपने क्वेश्चन के आंसर में उन अंकों को लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक समंक हो जाएगा। तो प्राथमिक समंक मौलिक, क्योंकि आप खुद उनको इकट्ठा कर कर लाए हैं, जबकि ये तो किसी दूसरे ने पहले ही इन्हें अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजारा था, आपने तो द्वितीयक समंकों को केवल क्या किया, प्रयोग किया। प्राथमिक समंक जो होते हैं उसको या तो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है या उसका कोई प्रतिनिधि एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समंक जो होते हैं पहले से ही किसी ने एकत्रित किए होते हैं। योजना, प्राथमिक समंकों को जैसे आपको खुद को जनगणना करना है तो आप स्वयं योजना बनाएंगे, जबकि द्वितीयक समंक जो हैं वो पहले से ही उपलब्ध होते हैं, तो किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता नहीं होती है। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां बताइए। जब हम ये देखते हैं कि द्वितीयक समंक क्या होते हैं। जैसे एक अनुसंधान करता है, ये अनुसंधान क्षेत्र में गया और इसने जानकारी प्राप्त की। अब आपको वैसी ही जानकारी चाहिए, तो आप अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं गए, आपने इसी जानकारी का क्या किया, प्रयोग कर लिया। तो अब जब आप इसकी जानकारी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे। पहला, अनुसंधानकर्ता की योग्यता देखेंगे कि ये जो अनुसंधान करता है क्या वह योग्य है, ईमानदार है, निष्पक्ष है, क्या उसे अनुसंधान का अनुभव है। तब उसके समंक आप अपने उद्देश्य से उनका प्रयोग करेंगे। अगर यह योग्य नहीं है तो आप उसके समंकों का प्रयोग नहीं करेंगे। उद्देश्य और क्षेत्र में समानता, यानी इसने जिस उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए थे क्या आपके भी वही उद्देश्य हैं, तो आप उनका प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा नहीं कर सकते। संकलन की रीति की विश्वसनीयता, अब इसने जिस रीति से अंकों को इकट्ठा किया था क्या वह रीति व विधि विश्वसनीय थी, अगर थी तो आप उसके समंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सावधानियों का ध्यान अनुसंधान करते समय रखना चाहिए। निदर्शन विधि क्या है। निदर्शन विधि क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई अनुसंधान करते हैं, आपको जनगणना करना है, आप पूरे क्षेत्र की जनगणना ना करके केवल एक विशेष क्षेत्र की जनगणना कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्षेत्र के 4 पार्ट हैं, तो आपने केवल एक क्षेत्र की जनगणना कर ली और जितनी आपकी जनगणना आई उसमें आपने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, तो पूरे क्षेत्र की जनगणना आपको प्राप्त हो गई। यानी निदर्शन विधि में आपने एक छोटे से क्षेत्र पर अनुसंधान किया और उसके आधार पर आपने पूरे के बारे में निष्कर्ष निकाला। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि इस विधि के अंतर्गत कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। ये आपकी कुछ इकाइयाँ हो गई और चयनित इकाइयों पर इनकी ही आपने जनगणना की, यानी इनका आपने अध्ययन किया और फिर आपने निष्कर्ष निकाला कि पूरे क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए निदर्शन विधि का कि जब आप गेहूँ चावल खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बोरी में से थोड़े से ही देखते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी आप सभी को नहीं देखते, थोड़ा सा सैंपल देखते हैं, तो वो क्या हो गया, आप निदर्शन विधि द्वारा क्रय कर रहे हैं। अब इस विधि के प्रयोग से क्या होता है, आपका समय और धन बच जाता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत हो सकते हैं। संगणना विधि के गुण। संगणना विधि में पहले हम ये देखते हैं कि संगणना विधि क्या होती है। जैसे यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप पूरे क्षेत्र की गणना कीजिए, तो इसमें पूरा क्षेत्र के सभी लोग शामिल होंगे, तो ये कौन सी विधि होगी, संगणना। गहन अध्ययन, इस विधि से क्या होता है कि गहन अध्ययन हो जाता है, मतलब आपको पूरे क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अधिक शुद्ध और विश्वसनीय, चूँकि आपने पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया इसलिए आप जो जानकारी आपके पास होगी वो शुद्ध और विश्वसनीय होगी। विस्तृत जानकारी, यानी चूँकि आपने पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया इसलिए आपकी जो जानकारी होगी वो
विस्तृत होगी, यानी उसमें सभी तथ्य शामिल होंगे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन में आपको प्राप्तांक दिए हैं तो वो हमने आंसर में लिख ली, आवृत्ति दी है तो ये भी आंसर में लिख दी। प्राप्तांक में x लिखेंगे और आवृत्ति में f लिखेंगे। ये अगला कॉलम fx आपको बनाना है। fx यानी f और x का इंटू करना है। तो जब आप f और x का इंटू करेंगे तो क्या होगा, जैसे पहली बार आपने 50 और 1 का गुणा किया तो 50 आया। 51 इंटू 3 153, 52 इंटू 5 260, 53 इंटू 7 371, 54 इंटू 4 216, 55 इंटू 3 165। इस तरह से आप क्या करेंगे, fx को निकाल लेंगे। इसके बाद आप ये आवृत्तियों का योग करेंगे, 1 3 5 7 4 3, इनका योग आएगा 23, जो क्या कहलाएगा n। फिर आप इनका टोटल करेंगे और इनका टोटल आपका आएगा 1250। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। ये जो fx है इसका टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा fx, और n तो ये आपको दिया है, सिग्मा fx है 1215, n है आपका 23। जब आप 23 से 1215 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 52.82, 52.82। ये आपका समांतर माध्य है। समांतर माध्य के गुण देखिए। समांतर माध्य का पहला गुण है कि इसको समझना जो है वो बहुत सरल है। दूसरा, इसमें सभी चर मानों को समांतर महत्व दिया जाता है, मतलब जो x होते हैं उनको, ये जो x होते हैं ये चर मान होते हैं और इनमें हम सभी चर मानों को क्या करते हैं, समान महत्व देते हैं। और इसमें हमको गणना करने में 1 2 3 किसी प्रकार से क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अंक यदि 2 3 1 इस तरफ से और किसी भी तरह से लिखे हों, हम उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, वह उत्तर स्थिर होगा। समांतर माध्य की गणना कीजिए। देखिए, समांतर माध्य की गणना के लिए आपको क्या करना है कि ये जो है आपका x है और ये x है और ये f है। आपको क्या करना है, fx निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन में दिए गए हैं, x और f। 50 में 1 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा। 51 में 3 का 153, ऐसे आप गुणा कर लेंगे। f का जो टोटल है वो 23 है और fx का टोटल है 1215। अब आप फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का, सिग्मा, एक मिनट, फार्मूला लगाएंगे आप सिग्मा fx अपॉन n। तो ये सिग्मा fx आपका है 1215। fx का टोटल क्या कहलाता है, सिग्मा fx, और ये है 23। इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो आप भाग देंगे तो आपका 52.82 आ जाएगा। समांतर माध्य का गुण है कि इसको समझना अत्यंत सरल है। दूसरा है कि इसमें सभी चर मानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये चर हैं तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि इसमें हमें जो चर होते हैं उन्हें क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यदि चर ऐसे दिए हुए हैं तो हमें ऐसे क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती।
सीधे जैसे चर दिए हुए हैं उससे ही आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी योजना निर्माण में सहायता करता है। योजना निर्माण में सहायता का अर्थ है कि जो सरकार होती है उसे यदि कोई भी योजना बनानी होती है तो उसके लिए वह आंकड़ों को एकत्रित करती है। मान लीजिए कि गरीबों के कल्याण के लिए योजना बनाना है तो गरीबी से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, फिर उसके पश्चात उनके कल्याण के लिए योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि ज्ञान में वृद्धि। आप सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, तो आपके ज्ञान और अनुभव दोनों में वृद्धि होती है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायता। तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ है कि जैसे आपकी मार्कशीट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि हिंदी में जो है आपके कम नंबर हैं और इंग्लिश में ज़्यादा नंबर हैं। तो सांख्यिकी उपकरणों की सहायता से आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्यों को सरल बनाने का अर्थ है कि सांख्यिकी की सहायता से, जैसे आपके विभिन्न सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर हैं, इंग्लिश में कुछ और होंगे, जियोग्राफी में कुछ और होंगे, साइंस में कुछ और होंगे, और इन सबको सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया कि आपके 60% मार्क्स आए। तो जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने का काम सांख्यिकी करती है। द्वितीयक समंकों के संकलन। द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, इनके संग्रहण की विधियाँ। द्वितीयक समंक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनगणना अधिकारी ने जनगणना के आंकड़ों का संकलन किया। जब आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा तो उसमें इन आंकड़ों का प्रयोग किया, तो आपके आंकड़े द्वितीयक आंकड़े हैं, क्योंकि इनका संकलन आपने स्वयं ने नहीं किया, आपने दूसरे के द्वारा संकलित आंकड़ों का प्रयोग किया है। तो द्वितीयक समंक क्या होते हैं, जो अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किए जाते हैं और इनका अनुसंधानकर्ता आप कौन है, अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य से इनका मात्र प्रयोग करते हैं। द्वितीयक समंकों के स्रोत मीन्स कहाँ कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला तो है पत्र पत्रिकाएँ। पत्र पत्रिकाएँ जैसे इकोनॉमिक्स टाइम, नाम याद करना पड़ेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड, योजना, उद्योग पत्रिकाएँ। तो इनमें क्या होता है कि बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपको समंक मिल जाते हैं, जिनको कि आप अपने शोध में उपयोग कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन का अर्थ है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कई सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर सूचनाएं प्रकाशित करती हैं, जिनमें आंकड़े दिए होते हैं। इनके नाम याद करना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकारी प्रकाशन, हमारे देश की जो सरकार होती है वो भी कई प्रकार की जो है आंकड़ों का संकलन करती है, जैसे रिजर्व बैंक का बुलेटिन, उद्योगों का वार्षिक सर्वे, बजट। इनमें हमें क्या होता है, कई प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि आपके जैसे मार्कशीट होती है तो उसमें आपके कुछ विषय के अंक होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और इनमें मान लीजिए 1 और 2 आपको मार्क्स मिले हुए हैं। तो वर्गीकरण में आपके विषय वाइज अंक दिए होते हैं। सारणीयन का अर्थ है कि आपने इनको खड़ी और आड़ी लाइन में लिख दिया है, तो ये क्या है, सारणी। और विशेषताओं के आधार पर हमने इन्हें क्या किया, अलग अलग विषय के नंबरों को जैसे हम बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग लिखें तो वो क्या होगा, वर्गीकरण। ये बॉयज़ की संख्या और ये गर्ल्स की संख्या है, तो ये तो क्या हुआ, वर्गीकरण। लेकिन इसको जब हम स्तंभ और पंक्तियों में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, सारणीयन। पहले क्या होता है, पहले वर्गीकरण होता है, ये वर्गीकरण है, और इसके बाद जो है वो सारणीयन होता है, विधि। वर्गीकरण जो है वो सांख्यिकी विश्लेषण की विधि है, अर्थात इसके आधार पर आगे कई गणनाएं की जा सकती हैं। जबकि सारणीयन जो है प्रस्तुतिकरण की विधि है, यानी आंकड़ों को खड़ी और आड़ी लाइन के बीच में प्रस्तुत करने की एक विधि है।
समूह वर्गीकरण में हम आंकड़ों को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, जबकि सारणीयन में हम शीर्षक और उपशीर्षक में बांटते हैं। जैसे शीर्षक हुआ जनसंख्या और उपशीर्षक क्या हुआ पुरुष और महिला। इसके बाद आंकड़े वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, मूल आंकड़े जो होते हैं उनको लिखते हैं, जबकि सारणीयन में हम आंकड़ों को प्रतिशत या अनुपात में परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं। मौलिक भी लिख सकते हैं और प्रतिशत में परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं आंकड़ों को। संगणना एवं निदर्शन रीति में अंतर। संगणना विधि में क्या होता है कि जैसे आपकी क्लास के यदि सभी छात्रों का अध्ययन किया जाए तो क्या होगी संगणना, यानी सभी की हमने गणना की, सभी का अध्ययन किया। लेकिन इनमें से यदि हम केवल कुछ छात्रों का अध्ययन करें तो वो कौन सी विधि होगी, निदर्शन, क्योंकि हमने केवल कुछ छात्रों का अध्ययन किया, बाकी को छोड़ दिया। तो निदर्शन मतलब सैंपल और संगणना मतलब संपूर्ण गणना। संगणना विधि में क्या किया जाता है कि प्रत्येक इकाई से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। चूँकि हमने पूरे का अध्ययन किया है तो हमें प्रत्येक इकाई की सूचनाएं प्राप्त होंगी, जबकि निदर्शन विधि में हमें केवल हमने जो सैंपल लिया है, निदर्श लिया है, उसमें जो इकाइयाँ शामिल होंगी उनकी ही जानकारी हमें प्राप्त होगी। व्यय, संगणना में पूरे का अध्ययन करना होगा तो व्यय अधिक होगा, निदर्शन में थोड़े से का अध्ययन होगा इसलिए व्यय कम होगा। इकाइयों की प्रकृति, यदि इकाइयाँ एक जैसी हैं तो हम सैंपल विधि, निदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इकाइयाँ विजातीय हैं, एक सी इकाइयाँ मतलब सजाती हैं और अलग अलग इकाइयाँ यानी विजातीय हैं। यदि इकाइयों में अंतर है, सारी इकाइयाँ एक जैसी नहीं हैं, तो फिर हमें संगणना विधि से ही अध्ययन करना होगा। क्षेत्र, यदि संगणना विधि जो है उसका क्षेत्र सीमित ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक समय और श्रम की आवश्यकता होती है, और निदर्शन विधि का अनुसंधान में विस्तृत यानी अधिक उपयोग किया जाता है। लघु रीति से समांतर माध्य की गणना कीजिए। लघु रीति से समांतर माध्य की गणना के लिए देखिए क्वेश्चन में आपको जो रेड कलर से दिए हुए हैं ये आपके क्वेश्चन वाले वर्ग हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। आंसर के लिए इन्हीं कॉलम का यूज़ करना है और ये कॉलम एडिशनल आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर आप मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य का अर्थ होता है कि आप मध्य मूल्य की गणना के लिए आप क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है L1 + L2/2। ये L1 है, देखिए ये L1 है और ये L2 है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। तो फिर हम क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस से इन संख्याओं को लिखते जाएंगे। इसके बाद फिर 10-10 के डिफरेंस से अर्थात 5 और 15 हमने निकाले थे, 10 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 45 और 10 55, यानी 2 हम निकाल लेंगे। इसके बाद उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग असेंडिंग बढ़ते क्रम में हम लिख देंगे। इसके बाद F जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, केवल इसका हमें टोटल करना है तो इसका योग आएगा 100। विचलन जो है, विचलन का अर्थ होता है M-A। M तो ये दिया हुआ है, इनमें से हम कोई भी बीच की संख्या को A मान सकते हैं। जैसे कि हमने 25 को A मान लिया, आप किसी और को भी मानेंगे तभी वही उत्तर आएगा।
तो सारे ये जो जितने भी m हैं उसमें से हमें a को माइनस करना है। तो a यानी 25, 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो -20, 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो -10, 25 में से 25 -0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। इस प्रकार हम ये विचलन ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें निकालना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का अर्थ होता है ये एफ है और ये डी एक्स है, इन दोनों का इंटू। 12 दूनी 24, तो ये कितने हो, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा -240। फिर 18 इंटू -10 इक्वल टू -180। तो इस तरह से आप इंटू करके और इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल 300 आएगा। अब टोटल करने के लिए प्लस प्लस अलग जोड़ना है और माइनस माइनस अलग जोड़ना है। प्लस में से माइनस घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ए क्या है 25, इसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 300, फिर एन कितना है 100 को से 300 को काटेंगे तो 3 आएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। समअंकों के चित्र में प्रदर्शन का क्या आशय है। समअंकों के चित्र में प्रदर्शन का अर्थ होता है कि समअंक को किसी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, समअंकों का चित्रमय प्रदर्शन। अब इसका क्या लाभ है। पहला है चित्रों को सरल और सुबोध बनाना। देखिए इस चित्र से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रगति हो रही है, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो चित्र जो होते हैं वो समअंकों को क्या करते हैं, सरल और सुबोध बना। जैसे 10 20 30 ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति हमें इस चित्र से अधिक अच्छे से याद रह सकती है। अधिक समय तक स्मरणीय चित्र हमें अधिक समय तक याद रहते हैं और आंकड़े हम भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। जो चित्र होते हैं उनको बनाने के लिए और समझने के लिए अधिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका की गणना के लिए क्वेश्चन में आपको ये 2 सीरीज दी होंगी, केवल आपको ये टोटल करना है। टोटल भी नहीं करना है, आप संचय आवृत्ति बनाएंगे। संचय आवृत्ति कैसे बनाते हैं, जैसे पहली आवृत्ति को वैसा ही लिख देंगे। 5 में 10 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 14 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में 20 को जोड़ेंगे तो 49, 49 में 35 को जोड़ेंगे तो 84, 84 में 15 को जोड़ेंगे तो 19 और 99 में 1 को जोड़ेंगे तो 100। तो इस प्रकार से आप संचय आवृत्ति निकाल लेंगे। जो लास्ट वाली संचय आवृत्ति होगी वही आपकी n होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m निकालने का फॉर्मूला है आपका, m निकालने का फॉर्मूला n/2 n है 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 15, 50वां पद। अब 50 को हम ये देखेंगे कि 50 किस संचय आवृत्ति में आता है। 0 से 5 में नहीं आता, 0 से 15 में, 0 से 29 में, 0 से 49, इनमें किसी में नहीं आता। तो किस में आता है, 0 से 84 के बीच में 50 आता है। तो ये जो है हमारा माध्यिका का वर्ग होगा। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी में हम f लिख देंगे, इसके सामने के वर्ग में L1 और L2 लिखेंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे c। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में माध्यिका के रखेंगे। L1 कितना है 20, L2 माइनस L1 तो 25 माइनस 20। इसके बाद f, ये f है 35, m ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला था 50, c ये है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 50 में से 49 जाएंगे तो 1 बचेगा, 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बचेगा, 35, 5 में 35 का भाग देंगे तो 0.14, 20 में 0.14 को जोड़ेंगे तो 20.14 आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।